बच्चों हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 अफवाह तंत्र, जिसमें हमने देखा अफवाह तंत्र और अफवाह प्रतिरूप के प्रकार, भौगोलिक शब्दावली, भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण, हिमालय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण, दोनों का विकास, दोनों की तुलना, नदी जल बहाव प्रवृत्ति और नदी जल उपयोग की सीमा। पिछले वीडियोज में पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 में। तो बच्चों अब किसकी बारी आ गई है? पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करने की। तो उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और करते रहिए मेरे साथ इन प्रश्नों का समाधान। तो देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में प्रथम प्रश्न है बच्चों बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी आपको पिछले अध्याय की तरह 4 विकल्प दिए होंगे। बहुचयनात्मक प्रश्नों में उन चारों में से आपको सही प्रश्न पे टिक लगाना है। तो पहला देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? एक बिहार का शोक था, एक बंगाल का शोक था। बच्चों याद करो, दोनों को मैंने पढ़ाया था कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को? गंडक को नहीं कहते थे, कोसी को नहीं, सोन को नहीं, और किसको? दामोदर को। कोसी को किसका शोक कहा गया था? बिहार का शोक कहा गया था। और दामोदर को किसका? बंगाल का शोक कहा गया था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? किसकी बात कर रहा है? भारत की बात कर रहा है। तो भारत में कौन सी नदी की द्रोणी सबसे बड़ी थी प्यारे बच्चों? देखते हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। राइट आंसर क्या? गंगा नदी की द्रोणी भारत के अंदर सबसे बड़ी द्रोणी है। किसकी बात कर रहा है? भारत की, ना कि किसकी? विश्व की बात नहीं कर रहा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कौन सी नदी पंच नद में शामिल नहीं है? प्यारे बच्चों आपने सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां पढ़ी थी? 5 नदियां। सिंधु नदी की पढ़ी थी ना 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। पहली कौन सी थी? झेलम। फिर कौन सी? चिनाब। फिर कौन सी थी? रावी। फिर कौन सी थी? व्यास। और फिर कौन सी थी? सतलुज नदी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये किसकी थी? सिंधु की सहायक नदियां। तो देखते हैं इन 5 नदियों में से कौन सी नदी नहीं है। रावी शामिल थी, सिंधु नहीं थी। सिंधु तो क्या थी? सिंधु की ये सहायक नदियां थी सब। चेनाब शामिल थी, झेलम शामिल थी। तो राइट आंसर कौन सा? सिंधु नदी। क्लियर बच्चों? चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? बच्चों बताया था मैंने कि भारत की 2 नदियां भ्रंश घाटी में बहती थी। भ्रंश घाटी भी बताई थी मैंने आपको कि तनाव बल के कारण विपरीत दिशाओं में खिसक जाना और बीच में क्या हो जाना? दरार हो जाना। तो क्या कहलाती थी? रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। यानी नर्मदा और तापी नदियां क्या होती थी? भ्रंश घाटी में बहती थी। तो देखो कौन सी नदी? सोन नहीं, यमुना नहीं, नर्मदा राइट, लूनी नहीं। तो राइट आंसर नर्मदा नदी किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। अगला चलते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? याद करो बच्चों, मैंने सूत्र भी बताया था आपको। कहाँ पे? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? दोनों मिलती है। उसके बाद में क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। कहाँ पे? देवप्रयाग के बाद में। BAD भागीरथी, अलकनंदा कहाँ पे? देवप्रयाग में। कर्णप्रयाग में पाक, कौन सी? अलकनंदा और पिंडार। रुद्रप्रयाग में कौन सी? राम। कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी। विष्णुप्रयाग में कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो राइट आंसर क्या? देवप्रयाग। अब प्यारे बच्चों है लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी छोटे छोटे शब्दों में आपको आंसर देना है। नदी द्रोणी और जल संभर। पहला है नदी द्रोणी और जल संभर।
आपने देखा है कि नदी द्रोणी किसे कहेंगे? रिवर बेसिन, यानी उसका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, जबकि जल संभर का क्षेत्र क्या होगा? छोटा होगा। तो किसे कहेंगे नदी द्रोणी? जिसका अफवाह क्षेत्र बड़ा हो उसे नदी द्रोणी, और जिसका अफवाह क्षेत्र छोटा हो उसे क्या कहेंगे? जल संभर। देखते हैं, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी का जल क्षेत्र का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा देखते हैं, जल संभर। छोटी नदियों व नालों के द्वारा अफवाही क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। किसको? छोटी नदियों नालों। जल संभर के जल ग्रहण क्षेत्र का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो मुख्य रूप से क्या अंतर? नदी द्रोणी बड़ी और जल संभर छोटा। वृक्षाकार और जालीनुमा अफवाह प्रारूप, मैंने बताया था कि एक वृक्ष के आकार में क्या हो जाती है? पेड़ की शाखाओं के अनुरूप यदि किसी नदी का विकास होता है अफवाह तंत्र का, तो वो क्या कहलाएगा? वृक्षाकार। जालीनुमा यानी एक नदी बह रही है, उसके दूसरे समानांतर नदी बह रही है और वो उसमें आके फिर मिल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? जालीनुमा अफवाह प्रारूप। देखते हैं, जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, ये मुख्य सहायक नदी है, मुख्य नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किस प्रकार से ब्रांच हो रही है? पेड़ की शाखाओं के अनुरूप। ये देखो, ये मुख्य नदी हो गई, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उत्तरी मैदान की नदियां। दूसरा देखते हैं, जालीनुमा। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के क्या बहती हो? समानांतर बहती हो। ये नदी देखो क्या बह रही है और ये नदी देखो, दोनों एक दूसरे के समानांतर बह रही। सहायक नदियां उससे समकोण पे आके मिलती हो, तो उसे किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप? जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, यानी एक क्या है? अरीय प्रतिरूप बोल दो या अपकेंद्रीय बोल दो। अपकेंद्रीय प्रतिरूप में क्या होगा? किसी चोटी पे या किसी पहाड़ से नदी निकल के क्या हो रही है? चारों दिशाओं में फैल रही है, तो उसे क्या कहा? अपकेंद्रीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप यानी सभी नदियां आके या तो किसी झील में गिर रही है या किसी सागर में गिर रही है, तो ये कौन सा हुआ? अभिकेंद्रीय। और यहाँ से नदी निकल के चारों तरफ जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका? अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप। देखते हैं आगे, जब नदियां किसी पर्वत चोटी से निकल के सभी दिशाओं में बहती हो। देखो यहाँ पे, ये नदी किधर जा रही है? इधर। ये नदी किधर जा रही है? इधर। ये कहाँ से निकल रही है? किसी पर्वत या चोटी से, ऊपर से। तो वो किस प्रकार का प्रतिरूप? अपकेंद्रीय प्रतिरूप। अमरकंटक पर्वत की नदियाँ, जैसे हमने सोन देखी, नर्मदा देखी, वो नदियाँ तापी देखी, वो अमरकंटक के पर्वत से निकलती है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त या सागर या महासागर में गिरती है, तो उसे किस प्रकार का प्रतिरूप? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। एरो देखो बच्चों, एरो का चिन्ह किधर है? इधर। और ये बीच में क्या है? या तो कोई सागर है या कोई झील है या कोई खड्डा है, गर्त है, या कोई महासागर है। चारों तरफ से नदियां आके क्या हो रही है? इसके अंदर गिर रही है। तो किस प्रकार का प्रतिरूप? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। डेल्टा और ज्वार नदमुख, ये मैंने काफ़ी बार बताया कि ये जो नदी आपकी बहती हुई, ये आपका उद्गम है नदी का, और डेल्टा कहाँ बनेगा? मुहाने के पास बनेगा। जब नदी किसी सागर में, झील में, गर्त में या महासागर में गिरती है, तो वहाँ क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। तो ये नदी आ रही है और यहाँ अपने साथ क्या ला रही है? अवसाद ला रही है, जलोढ़ ला रही है, मलवा ला रही है, और उनको लाके क्या कर रही है? यहाँ पे जमा कर दी, और इस प्रकार की आकृति बन गई। कैसी? त्रिभुजाकार आकृति। तो इसे क्या नाम दिया गया? डेल्टा दिया गया हेरोडोटस ने। और किस नदी के संदर्भ में? नील नदी के संदर्भ में। तो ये हुआ डेल्टा। अब यह है एस्चुरी, या जिसे बोलते हैं ज्वार नदमुख। ये क्या होता है? यही नदी आ रही है, और ये नदी जब अपने साथ अपने साथ क्या ला रही है? अवसाद ला रही है, मलबा ला रही है।
इसको जब सागर या झील या महासागर में गिरती है तो यहाँ जमा ना करके इसे दूर दूर तक चली जाती है, यानी अवसादों को दूर दूर तक फैला देती है। तो इसे क्या कहेंगे हम? ज्वार नद मुख कहेंगे। देखते हैं, जब नदी झील या सागर या महासागर में गिरती है तो लाए गए मलबा के निक्षेपण से एक विशेष प्रकार का स्थल रूप, ये स्थल रूप है विशेष प्रकार का निर्माण कर देती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। ये देखो, ये नदी क्या कर रही है, यहाँ जमा कर रही है इनको, तो ये किस प्रकार का हो गया? त्रिभुजाकार। तो ये क्या हुआ? डेल्टा। अब देखते हैं एस्चुरी। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर, उद्गम मुहाना ध्यान रखना, उद्गम का मतलब जहां से नदी निकलती है और मुहाना जहां गिरती है, मुहाने पर साथ लाए गए मलबों का निक्षेप नहीं होता और दूर तक बहकर चला जाता है। नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है और नदी का मुहाना उतला होने के बजाय गहरा हो जाता है, तो इस मुहाने को ज्वार नदमुख कहते हैं। ये नदी बह रही है और अपना खां ले जा रही है, देखो चारों तरफ से नदियां आ रही है, दूर दूर तक इसको फैला दिया, तो इसे क्या कहेंगे? एस्चुरी कहेंगे। आपने पढ़ा था नर्मदा नदी 27 किलोमीटर लंबा क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख। तो इसे क्या कहा हमने? ज्वार नदमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। अभी क्या देखा हमने? अति लघुरात्मक, एक एक नंबर का प्रश्न। अब देखते हैं 30 शब्दों वाले प्रश्न। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है? यदि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो बच्चों कल्पना कीजिए क्या क्या फायदा हो जाएगा। यानी यदि नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो जिस जगह पे पानी नहीं है वहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी पहुँच जाएगा, और उस जगह पे पानी पहुँच जाएगा तो क्या होगा? फसलें लगेगी, और फसलें लगेगी तो क्या होगा? अन्न उत्पादन होगा। नंबर 1। दूसरा फायदा, यानी किसी क्षेत्र में क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है, तो उस जल को हमने क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। जिन क्षेत्रों में जल की कमी है तो वो बाढ़ रहित हो जाएंगे, बाढ़ से मुक्त हो जाएंगे जो क्षेत्र। तीसरा फायदा क्या? सिंचाई सुविधा का फायदा हो जाएगा, विद्युत उत्पादन कर लेंगे, और क्या होगा? हम उसमें नाव्य भी कर सकते हैं, संसाधन भी मिल सकते हैं। तो ये क्या होगा? नदियों को जोड़ने से फायदा। नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखो, बड़ी नदियों के अतिरिक्त जल को कम जल वाली नदियों से जोड़ दिया जाए तो फसलों की सिंचाई की क्या होगी? जल आपूर्ति होगी। मैंने पहला पॉइंट बताया था आपको, फसलों की जल आपूर्ति। अन्न उत्पादन अधिक हो जाएगा, जल शक्ति का उत्पादन बढ़ जाएगा, विद्युत शक्ति, जल शक्ति। इसके साथ देश के विभिन्न भागों में आने वाली बाढ़ और भीषण सूखे के प्रभाव को काफ़ी सीमा तक कम कर दिया जाएगा। यानी जहाँ पे बाढ़ आएगी तो वो बाढ़ मुक्त हो जाएगा, और जहाँ पे सूखा रहता था वहाँ भी जल की उपलब्धता हो जाएगी। तो ये फायदे किससे हो जाएंगे? नदियों को आपस में जोड़ने से। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए। हमने 2 प्रकार की नदियाँ देखी थी, कौन सी? हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हमें किसके लिखने हैं? प्रायद्वीपीय नदियों के लक्षण लिखने हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या थी? 12मासी नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ किसका जल प्राप्त होता था? वर्षा का जल प्राप्त होता था। बड़े क्षेत्र में नहीं बहती थी। हो रहे हैं ना प्रायद्वीपीय नदी के लक्षण। और क्या होती थी? वो किधर जाती थी? अधिकतर नदियाँ पश्चिम से निकलकर, सह्याद्री से निकलकर किधर? पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। तो ये प्रायद्वीपीय नदियों के 3 लक्षण देख लेते हैं आगे। नदियों की गांठियाँ चौड़ी उथली होती थी। इनका जलग्रहण क्षेत्र क्या होता था? काफ़ी छोटा होता था। और उत्तरी भारत की नदियाँ या हिमालय नदियाँ क्या होता था? उनका अपवाह क्षेत्र क्या होता था? बड़ा होता था। प्रायद्वीपीय नदियों के उद्गम स्रोत कम ऊंचाई, हिम रहित पहाड़ी। यानी हिमालय नदियों में जल किससे मिलता था? बर्फ से भी मिलता था, हिम से भी मिलता था, और किससे मिलता था? वर्षा से भी। मगर प्रायद्वीपीय नदियों को सिर्फ किससे मिलता था? वर्षा से। हिम रहित पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इन नदियों के जल स्रोत केवल वर्षा है। इसी कारण शुष्क ऋतु में ये सूख जाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है तथा विसर्प नहीं बनाती। यानी इनके मार्ग क्या है? फिक्स। आपने कोसी नदी देखा, जिसको क्या कहा गया था? बिहार का शोक। और वो किसके लिए फेमस थी? मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध थी, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध थी, विसर्प बनाती थी। मगर क्या है?
प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने एक मार्ग में चलती है, विसर्प नहीं बनाती और अपने मार्ग नहीं बदलती। तो ये हुई दोनों की विशेषता, चाहे हिमालय की विशेषता पूछ ले, हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों की, या प्रायद्वीपीय नदियों की पूछ ले, तो आप इनको लिख सकते हो। अब है निबंधात्मक प्रश्न, यानी बड़े प्रश्न। 125 शब्दों में से अधिक हमें क्या न दे इनके उत्तर, यानी लगभग 125 शब्दों में इनके उत्तर देने। उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है और ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार से भिन्न है। यानी उत्तर भारत की नदियों की विशेषता बतानी है, मतलब हिमालय नदियों की विशेषता बतानी। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि ये जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, विसर्प बनाती है, मार्ग बदलती है, और दोनों से किससे, बर्फ़ से यानी हिम से भी और वर्षा से भी जल प्राप्त करती है। तो ये क्या हो गई, इनकी विशेषता हो गई। और एक किस प्रकार से अलग है, यानी इन दोनों की तुलना। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों की एक टेबल बना के जिसमें 6 अंतर पड़े थे, वो अंतर आपको याद रखने हैं। देखते हैं, उत्तर भारतीय नदियां का स्रोत क्या है, हिमालयों से होने के कारण ये क्या है, सतत वाहिनी है, यानी 12 महीने बहती है, नित्यवाही है, सदा नीरा है, पेरेनियल रिवर है, यानी जो नदियां साल भर बहती है, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सतत वाहिनी, नित्यवाही, सदा नीरा और या पेरेनियल रिवर। ये नदियाँ नाव्य तथा सिंचाई के लिए उपयोगी है, यानी आप इसमें नाव भी चला सकते हैं और सिंचाई भी कर सकते हैं। भूवैज्ञानिक दशाओं और भूभाग के भुरभुरे होने के कारण ये नदियाँ मैदानी भागों में क्या बनाती है, मोड़ बनाती है, विसर्प बनाती है। अपने प्रवाह मार्गों को क्या करती है, बदलती रहती है। अभी उदाहरण दिया था कौन सी नदी का, कोसी नदी का। पर्वतीय भागों में ये क्या बना रही है, वी आकार की गांठें बना रही है। नहीं बताया था ये नदी बह रही है, तो ये अपने क्या बना रही है, वी आकार की गांठी बनाती है, जलप्रपात बनाती है, सिप्रिका बनाती है। गहरी गांठियां और ऊंचे जलप्रपात निर्मित करती है, जबकि मुहानों पर क्या बनाती है, डेल्टा ही भागों का निर्माण करती है। आपने विशाल डेल्टा पढ़ा था, कौन सी नदी बना रही थी, इधर से गंगा मिल रही थी, इधर से ब्रह्मपुत्र मिल रही थी, और वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपने पढ़ा था, सुंदरवन डेल्टा। तो ये विशाल डेल्टाओं का निर्माण करती है। अब देखते हैं दोनों की तुलना, भाई प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों से किस प्रकार से अलग है। पहला देखो, उद्गम स्थल को लेके दोनों का उद्गम कहाँ से होता है। इनका उद्गम कहाँ होगा, हिमालय क्षेत्र के अंदर होगा, सीधी सी बात है। हिमालय नदियाँ तो कहाँ होगा, हिमालय क्षेत्र में, जहाँ हिमनद से ढके क्या है, हिमालय पर्वत है। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार या मध्य उच्च भूमि से, यानी अमरकंटक के पठार या पश्चिमी घाट से। प्रवाह प्रवृत्ति, मैंने क्या बताया था, 12 मासी है, किससे जल प्राप्त कर रही है, हिम से भी और वर्षा से भी। और ये क्या है, मौसमी है और मानसूनी वर्षा पे निर्भर है। इनमें सिर्फ एक नदी बताई थी आपको मैंने, कौन सी, कावेरी नदी। क्या बताया था उसमें मैंने कि ये क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से जल प्राप्त करती है, और बाकी नदियाँ क्या होती है, मानसूनी वर्षा पे निर्भर है। अफवाह के प्रकार, ये पूर्ववर्ती नदी है, आपने पढ़ा था, सिंधु, सतलुज, कैसी, एंटीसीडेंट रिवर। अनुवर्ती है, मैदानी भागों में किस प्रकार का प्रारूप, वर्षाकार यानी पेड़ की शाखाओं के अनुरूप। अध्यारोपित है, ये पुनः योनित है, आर्य है और आयताकार प्रारूप बनाती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। चौथा है नदी की प्रकृति, लंबा मार्ग होगा, उबड़ खुबड़ पर्वतों से गुजरती हुई अभी शीर्ष अपर्दन करेगी, नदी का अपहरण कर लेगी, मैदानों में जल मार्ग बदलेगी और क्या बनाएगी, विसर्प बनाएगी। ये क्या है, अपने निश्चित मार्गों में चलती है। जलग्रहण क्षेत्र बताया था, हिमालय नदियों का जलग्रहण क्षेत्र क्या है, बड़ा है और इनका छोटा है। नदी की आयु, हिमालय नदियाँ क्या है, नहीं है,
मैंने बताया था कि गोदावरी को कौन सी कहा था हमने, वर्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। तो वर्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी कौन से नदी तंत्र में आई, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में। तो वो नदियाँ क्या है, पुरानी है, और हिमालय नदियाँ नहीं है, युवा है। हिमालय नदियाँ क्रियाशील है, गांठियों को गहरा करती है, यानी वी आकार की गांठी बनाती। पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ अपने आधार तल पे जा पूछी है। तो ये क्या हुई, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ की तुलना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपद के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा करें। गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में आती है, कहाँ पे, हरिद्वार के पास में, और सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में। तो इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, और एक नदी की विशेषता बताते हैं। तो पहले देखते हैं अपन हरिद्वार से लेकर सिलीगुड़ी के बीच में कौन कौन सी नदियाँ आ रही है। इनको हम मैं मानचित्र पे दिखाता हूँ, और आप अपने मानचित्र पे भी इनको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्या क्या है, यहाँ पे हरिद्वार इस जगह, और यहाँ पे क्या है, सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल। अब देखते हैं हम इस पे कौन कौन सी नदियाँ आ रही है। ये देखो, अब यदि हम एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींचते हैं, तो ये नदी आ रही है रामगंगा, एक आ रही है ये गोमती, एक आ रही है ये गंडक घाघरा, ये गंडक, और ये कोसी नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और एक गंगा नदी। तो ये नदियाँ क्या आ रही है, यदि आप हरिद्वार से सिलीगुड़ी के बीच में जाओगे। मैप पे आराम से दिख रहा है आपको, सभी अपने मैप पे। वैसे तो आपने गंगा नदी तंत्र में इनको अच्छे से जाना था, मगर ये क्या है आपकी गंगा नदी, और ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ, पहली रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर राप्ती, गंडक और कोसी। अब इनमें से किसी एक नदी का क्या करना है वर्णन, तो पहले देखते हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख धार्मिक नगर है, जहां गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल प्रांत का क्या एक नगर है। हिमालय के गिरिपद के हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा करने पर अनेक नदियां पार करनी पड़ती है। देखो, पहले गंगा, यानी मुख्य तो गंगा नदी है, वो उसकी सहायक नदियां, नदी को पार करना पड़ेगा। फिर कौन सी, रामगंगा, अभी मानचित्र पे देखा आपने, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर राप्ती, फिर गंडक, फिर कोसी और महानंदा। ध्यान हो तो अंतिम सहायक नदी गंगा नदी की, पढ़ा था ना। आदि प्रमुख नदियां हैं, इनको पार करना पड़ेगा। आपने पार कर लिया, अब क्या कर रहे हो आप, अब एक नदी का किसी का भी हम क्या कर देंगे, वर्णन कर देंगे। कोई सी नदी ले लो, देख लेते हैं, कोई सी भी नदी, कोसी नदी देख लेते हैं। ये कोसी नदी कहाँ निकल रही है, ये देखो इस जगह से, और ये देखो यहाँ किस में मिल रही है, गंगा से मिल रही है। कोसी नदी की प्रमुख विशेषता है, कोसी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यह नदी मध्य हिमालय को पार करके नेपाल में प्रवेश करती है। इस नदी में पश्चिमी दिशा से सोन कोसी और पूर्व दिशा से तमूर कोसी नदियाँ आकर मिलती है। उद्गम होता है तब एक कोसी नदी के नाम से नहीं जानी जाती, अरुण के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात, अभी बताया था मैंने, विसर्ग बनाती है। जब जल की मात्रा हो जाती है ज़्यादा तो मार्ग बदल लेती है, और क्या कहलाती है, बिहार का शोक। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, अरुण नदी से मिलकर ये सप्त कोसी बनाती है। तो ये क्या हुई इसकी, कोसी नदी की विशेषता है। हमने कहाँ से कहाँ तक यात्रा की, हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक। सिलीगुड़ी कहाँ, पश्चिमी बंगाल में। बीच में कौन कौन सी नदियाँ देखी, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। फिर हमने क्या कर दिया, एक नदी का वर्णन कर दिया, कौन सी का, कोसी नदी का, जिसमें हमने बता दिया कि ये तिब्बत के पठार के पास से निकलती है, मध्य हिमालय को पार करके नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल में प्रवेश करने के बाद में बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में क्या ला देती है, बाढ़। और बाढ़ लाने से इसे क्या कहा गया, बिहार का शोक कहा गया। और ये जब ये अरुण नदी से मिलकर सप्तकोसी बनाती है। तो बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको पाठ्य पुस्तक के दिए गए प्रश्न, उनके मैंने समझाए हुए उत्तर
आसानी से आपको समझ में आया होगा। आप सभी पर्सन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अपने गृह कार्य को जांच करवाइए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।